जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान इकौना श्रावस्ती के फेसबुक पेज ऑनलाइन शिक्षण संवाद या वार्ता पर संस्थान के मुखिया, हम सभी के संरक्षक तथा इस वेबिनार कार्यक्रम का भी संरक्षण और निर्देशन कर रहे प्राचार्य महोदय का सादर अभिवादन, साथ ही मार्गदर्शक वरिष्ठ प्रवक्ता महोदय का अभिवादन करते हुए आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम सभी को पहले से पता है कि आज की क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर पर होनी है, अर्थात परमाणु संरचना पर होनी है। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर अर्थात परमाणु क्या होता है और उसकी संरचना क्या होती है, आज हम सभी इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, इस ब्रह्मांड का निर्माण जो हुआ है वो द्रव्य और ऊर्जा से हुआ है। द्रव्य अर्थात मैटर इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाला कारक है और ऊर्जा इसकी क्रियाओं को संचालित करने वाला कारक है। द्रव्य की संरचना की व्याख्या करने के लिए आरंभिक विचार भारतीय तथा ग्रीक दार्शनिकों ने प्रस्तुत किए, जिनमें शामिल हैं महर्षि कणाद, भारतीय ऋषि महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने बताया कि समस्त द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु अर्थात परम अणु या अति सूक्ष्म कण कह सकते हैं। लुक्रीटस तथा डेमोक्रिटस के विचार भी इसी तरह के थे, अर्थात उन्होंने भी बताया था कि द्रव्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहा जाता है। अरस्तु तथा प्लेटो ने बताया कि द्रव्य को अनंत तक विभाजित किया जा सकता है, किंतु ये सिद्धांत बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुए तथा प्रायोगिक प्रेक्षणों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम आदि का संज्ञान लेते हुए पहला परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताने से पहले मैं आप सभी को परमाणु की डिफिनेशन बता देता हूँ कि परमाणु होता क्या है। परमाणु किसी तत्व का वह सबसे छोटा अविभाज्य कण होता है, जिसे डाल्टन ने बताया था, और ये शुरुआती परिकल्पना थी डाल्टन की, जिसमें उन्होंने परमाणु को अविभाज्य कण बताया था और बताया था कि ये रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं तथा उसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। ये डाल्टन के द्वारा बताया गया था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, जिसकी हम आगे चलकर आगे टॉपिक पर हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन शुरुआती दौर में डाल्टन के द्वारा 1808 में ये बताया गया कि परमाणु अविभाज्य कण होते हैं। इसके पश्चात इस सिद्धांत की यदि बात करें तो इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु आपस में मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं। ये डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने सबसे पहले बताया कि परमाणु अविभाज्य होता है, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। एक तत्व के सभी परमाणु आकार तथा द्रव्यमान में तथा इसके अतिरिक्त अन्य गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न होते हैं। परमाणु मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं, जो वर्तमान में उसका कंसेप्ट है। परमाणु मिलकर अब अणु का निर्माण करते हैं, वर्तमान में कंसेप्ट है। लेकिन शुरुआती दौर में डाल्टन ने यह बताया कि परमाणु
मिलकर संयुक्त परमाणु बनाते हैं। इसमें कुछ फिगर आपको दिख रहा होगा। डाल्टन्स एटम सबसे पहले है, उसमें देखा गया एक स्फेरिकल पार्टिकल दिख रहा होगा आपको, और ये स्फेरिकल पार्टिकल ऐसा है, कहा गया है कि किसी भी द्रव्य का यानी किसी भी पदार्थ का ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कह सकते हैं ऑफ द मैटर इज कॉल्ड एटम्स, यानी कि इसमें इन्होंने बताया कि ये सबसे छोटा कण है और इसे विभाजित नहीं किया जा सकता, वही एटम्स है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ आप आगे इसमें देख रहे होंगे, जो कि हम डिटेल में बाद में बताएंगे। उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, थॉमसन ने कर दिया, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने कर दिया तथा न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने कर दी। इसके पश्चात अर्थात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज होने के पश्चात ये पता चला, वर्तमान में जो कंसेप्ट है उसमें ये पता चला कि नहीं, परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है। अर्थात परमाणु के 3 मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अतिरिक्त कुछ कह सकते हैं कुछ अस्थायी पार्टिकल होते हैं, अनस्टेबल पार्टिकल भी होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो ये स्टेबल पार्टिकल ही हैं, मूल कण हैं, उनके फंडामेंटल पार्टिकल हैं। लेकिन इसमें इसके अलावा कुछ अस्थायी कण भी होते हैं, जिसमें पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो आदि शामिल होते हैं। फिर इसके पश्चात यानी कि कहा गया जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज हो गई तो इसमें ये पता चला कि आखिर इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद में इसकी व्याख्या करने के लिए रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल आया। रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट किया, गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट, और उसके पश्चात उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, अर्थात उन्होंने क्या किया कि यानी कि धातु की पतली पन्नी ली, बहुत ही पतली पन्नी जिसकी मोटाई मिलीमीटर में थी, और उस पर उन्होंने अल्फ़ा कणों का स्कैटरिंग कराया, अल्फ़ा कणों का परिकीर्णन कराया, जिसके फलस्वरूप ये पता चला कि एक छोटा सा पार्ट ऐसा था, एक छोटा सा अंश ऐसा था जिस पर यानी कि इलेक्ट्रॉन जाते थे, यानी वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन नहीं, अल्फ़ा कण जो जाते थे, अल्फ़ा कण जाने के बाद पश्चात उससे टकराते थे, टकराने के पश्चात उसी दिशा में बैक हो जाते थे। वो पार्ट जो होता था, वो भाग जो था परमाणु का, वो बहुत ही ज़्यादा सघन होता था, डेंस होता था। उसके अतिरिक्त क्या था, कुछ पार्टिकल ऐसे थे जो सीधे निकल गए, कुछ 90 डिग्री के कोण पर मुड़ गए। तो इस तरह से कहा गया कि वास्तव में परमाणु का जो अधिकतम भाग है, अधिकतम पार्ट है, वो खोखला होता है और उससे अल्फ़ा कणें जो किरणें थी वो एक पार से उसको पार करके निकल जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसा छोटा सा पार्ट था जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसमें वो इतना सघन होता है कि उसको अल्फ़ा किरणें पार करके निकल नहीं पाती हैं। तो इस तरह से कहा गया वो जो सघन पार्ट था उसी को न्यूक्लियस के नाम से कहा गया, यानी कि उसके नाभिक कहा गया। और उस नाभिक की बात करें तो उसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होता है, और जो आउटर पार्ट है जिसमें यानी खोखला कुछ होता है, उसमें कुछ निश्चित क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। फिर आगे और आप लोग और जानेंगे। फिर उसके बाद में इसमें रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल दिया, मैं इसमें संक्षेप में बता रहा हूँ, फिर बाद में डिटेल में आपको बताऊँगा। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में क्या हुआ था कि इसमें कुछ कमियां थी, बताया गया कि यानी इसमें तो ये आप पता चल ही गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी कि कह सकते हैं सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन इन्होंने कहा गया जिस तरह से सोलर सिस्टम का इन्होंने एग्जाम्पल दिया था, जिस तरह से सूर्य के चारों ओर उसके ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, उसी तरह से परमाणु में नाभिक के चारों ओर उसके इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इसके पहले भी एक 1911 में एक मॉडल आया था जिसको हम लोग कहते हैं थॉमसन मॉडल के नाम से जानते हैं। थॉमसन मॉडल में भी ये कंसेप्ट बताया गया था कि वास्तव में परमाणु जो बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है, लेकिन उसमें उनकी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई थी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो वहाँ पर 2 चीज़ें बात की गई थी, केवल धनावेश और ऋणावेश की बात की गई थी, केवल धनावेश और ऋणावेश की बात की गई थी। अर्थात बताया गया था कि वास्तव में क्या होता है कि एक आवेश जो होता है उसमें बीच बीच में एम्बेडेड होता है, जिस तरह से तरबूज के बीच में उसके यानी तरबूज जो होता है, तरबूज में उसके बीज धंसे रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो भी होते हैं, यानी कि जो धनावेश होगा वो कह रहे हैं परमाणु में धनावेश जो था वो पूर्ण रूप से फैला हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस तरह से तरबूज के बीच में उसके बीज धंसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, उसी तरह से परमाणु के बीच बीच में उसके इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड होते हैं, अर्थात धंसे रहते हैं। वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था। उसके बाद में
रदरफोर्ड ने गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट किया था। उसके पश्चात रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल दिया था, लेकिन रदरफोर्ड से एटॉमिक मॉडल में कुछ कमियां थीं। उन कमियों की यदि बात की जाए तो उन कमियों को आप लोग जान रहे हैं। उन कमियों में क्या था, जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं और लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन करते रहते हैं। लेकिन इस तरह से अगर जो होगा, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत आया, उसमें यह बताया गया कि यदि इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हुए नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे। एक दिन क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके नाभिक में चला जाएगा और नाभिक में जाने के पश्चात यानी कि परमाणु नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमाणु के अस्तित्व का नाश हो जाएगा। यदि परमाणु नष्ट हो गया तो ब्रह्मांड शून्य हो जाएगा, अर्थात ब्रह्मांड पर कुछ बचेगा नहीं। तो ये कंसेप्ट फिर बाद में फेल हो गया। फिर आया बोर से एटॉमिक मॉडल, अर्थात बोर कंसेप्ट आया और इसमें ऑर्बिट बताया गया, ऑर्बिट की परिकल्पना की गई। इसमें बताया गया कि जो परमाणु होता है, परमाणु गोलाकार कण होता है जिसके सेंटर में, जिसके नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, उसके बाहर अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं और वो वृत्तीय कक्षाएं जो होती हैं उस वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और वो बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए लगातार मूव करते रहते हैं। अर्थात यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए हुए नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, अर्थात एक निश्चित पथ पर निश्चित वेग के साथ इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। फिर इसके पश्चात यानी कि आया सोमरफेल्ड का एटॉमिक मॉडल आया, जिसमें आप लोग बता रहे हैं कि यानी कि जो परमाणु होता है वो गोलाकार ना होकर थोड़ा ओवल शेप होता है, अर्थात उसमें दीर्घ वृत्ताकार कक्षा और लघु वृत्ताकार कक्षाएँ होती हैं। फिर इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं वर्तमान में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं, जिसमें ऑर्बिट, सब ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल की बात की जाती है और बताया जाता है कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो मूव करते रहते हैं वो एक निश्चित वृत्तीय पथ पर ना घूमकर वास्तव में कभी नाभिक के नज़दीक आते हैं, कभी नाभिक से दूर जाते हैं, अर्थात तरंग के रूप में गति करते रहते हैं। उनका भी एक निश्चित वेग होता है। और हम लोग एक पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल भी पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉन मेघ मॉडल में भी यही चीज़ें होती हैं कि वास्तव में जो ऑर्बिट की बात की जाती है, ऑर्बिट आप लोग जानते होंगे, जो जिन लोगों ने बीएससी वगैरह किया होगा या इंटरमीडिएट पढ़ा होगा तो उनको पता होगा ऑर्बिट जो होता है वास्तव में ऑर्बिट एक ऐसा पॉइंट होता है परमाणु के बाहर का, वह निश्चित क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है, अर्थात उसके पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है। वो वास्तव में कक्षक होता है जिसे ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। तो इसको हम डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। फिर आगे मैं बात कर रहा हूँ, केवल डाल्टन के एटॉमिक मॉडल की बात की जा रही थी और उसमें हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया था, जिसमें डिटेल में वो थोड़ा समराइज किया। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण व दोषों की बात की जाए तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के गुण व दोषों की यदि बात करें हम लोग तो इसमें गुणों की बात करें तो गुणों में क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्य की अविनाशता के नियम की व्याख्या की जा सकती है, इसका पहला गुण। सेकंड गुण की बात की जाए, इससे रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। फिर डिफेक्ट्स की बात करें, दोषों की बात करें तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कुछ तथ्यों की व्याख्या नहीं कर सका, जिसके अंतर्गत पहला शामिल है, पहले की बात की जाए तो एक ही तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। यानी एक ही तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। जैसे बात की जाए, इन्होंने बताया था कि किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों में एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन वर्तमान में आप सभी को पता होगा कि एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान में अलग अलग होते हैं, अर्थात उनके समस्थानिक होते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, जैसे हाइड्रोजन प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, अर्थात तीनों का परमाणु क्रमांक तो समान है, लेकिन हाइड्रोजन प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान भी क्या है, एक ही है। हाइड्रोजन का 2 होता है, ड्यूटेरियम जिसे कहते हैं, यानी कि भारी हाइड्रोजन जिसे कह सकते हो, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, अर्थात प्रोटियम का परमाणु द्रव्यमान 1, ड्यूटेरियम का परमाणु द्रव्यमान 2 और ट्राइटियम का परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये इसमें फेल हो गया, अर्थात ये नहीं क्लियर कर पाया कि एक ही तत्व के तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग क्यों होता है। सेकंड पॉइंट की बात की जाए तो एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, एक ही तत्व के परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु संयोजकता और भार की दृष्टि से अलग अलग क्यों होते हैं,
इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाया, तो ये फेल हुआ। हम आगे बात करें परमाणु, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का आधार की बात की जाए और परमाणु संरचना का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात की जाए, तो हम सभी को पता है कि परमाणु संरचना के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत की बात करें तो हम लोग घर्षण विद्युत पढ़े होंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों के प्रेक्षण के पश्चात परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अस्तित्व में आया। परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में अस्तित्व में आया था। यह पाया गया कि जब कांच या एबोनाइट की छड़ को सिल्क अथवा फर्श से रगड़ा जाता है तो उसकी सतह पर आवेश आ जाता है। इसकी व्याख्या करने के लिए फैराडे ने आवेशित कण की परिकल्पना की तथा विद्युत परमाणु की अवधारणा दी। कौन से परमाणु की? विद्युत परमाणु की अवधारणा दी थी। इन्होंने एटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी। आधुनिक समय में यह विद्युत परमाणु इलेक्ट्रॉन है। वही जो विद्युत परमाणु की उन्होंने परिकल्पना की थी फैराडे ने, वो वर्तमान में इलेक्ट्रॉन है। तो हम आधुनिक परमाणु सिद्धांत के आधार की बात कर रहे हैं। इसकी बात की जाए तो विलियम क्रोक्स तथा जे टॉमसन ने कैथोड किरणों की खोज की, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, गोल्डस्टीन के द्वारा धन किरणों की खोज, इसके पश्चात आप जान रहे हैं प्रोटॉन की खोज हुई, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया, एच.जी. मोजले ने परमाणु क्रमांक की खोज की, बोर का परमाणु मॉडल, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा की गई 1932 में। तो इनका सबका यानी कि इन सब खोजों के पश्चात यानी कि कहा गया कि परमाणु जो होता है अविभाज्य कण नहीं है, उसे विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को हम विभाजित कर सकते हैं। अब हम परमाणु संरचना के बारे में थोड़ा विस्तार से जानेंगे। हम सभी को पता है कि इसके पहले हम थोड़ा जानें कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु अविभाज्य एवं अविनाशी होता है, अर्थात उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता और अविभाज्य कण होता है। लेकिन इसके पश्चात कुछ खोजें हुई जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज होने के पश्चात क्या पता चला कि नहीं, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। उसके कुछ मूल कण होते हैं, उसके अतिरिक्त भी कुछ अस्थायी कण होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल भी होते हैं, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, मेसान, पाई मेसान, ये सब होते हैं। तो ये कंसेप्ट फेल हो गया। आया नए नए परमाणु मॉडल आए, जिसके अंतर्गत पहला परमाणु मॉडल जो दिया गया 1904 में टॉमसन के द्वारा दिया गया, तो टॉमसन का परमाणु मॉडल। तो टॉमसन के अनुसार क्या था कि यानी परमाणु विद्युत उदासीन गोलाकार कण होता है जो धनावेश और ऋणावेश से मिलकर बना होता है। धनावेश समान रूप से पूरे परमाणु में फैला हुआ होता है तथा इलेक्ट्रॉन जिस तरह से तरबूज के बीच में उसके बीज धंसे रहते हैं, उसी तरह से परमाणु के बीच में उसके इलेक्ट्रॉन भी एम्बेडेड होते हैं। उदाहरण उन्होंने दिया था तरबूज का। तो इनके अनुसार अब बात की जाए तो इनके गुणों की बात की जाए तो ये इन्होंने बताने में सफल हुए। टॉमसन परमाणु मॉडल के गुण की बात की जाए तो टॉमसन का परमाणु मॉडल ये बताने में सफल हो गया कि हाँ, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसकी व्याख्या करने में सफल रहा। लेकिन न्यूट्रॉन की व्याख्या नहीं कर पाया कि न्यूट्रॉन भी होता उसमें। परमाणु धन आवेशित गोले से बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, इसके सबकी उन्होंने व्याख्या किया। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 1913 में परमाणु नाभिक की खोज, अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने अल्फा कणों पर यानी अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग किया था, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने स्वर्ण धातु की पतली पन्नी जिसकी मोटाई बहुत ही कम थी, 0.0004 सेंटीमीटर मोटी, पर अल्फा कणों की बमबारी कराई, कि अल्फा कणों की बौछार कराई। और उसके पश्चात उन्होंने देखा कि बहुत सारी अल्फा किरणें उससे जाती हैं और जाने के पश्चात, टकराने के पश्चात उसी दिशा में वापस आ जाती हैं। बहुत सारी अल्फा किरणें ऐसी होती हैं जो जाती हैं टकराने के बाद में 90 डिग्री से अधिक के कोण पर मूव करती हैं। कुछ ऐसी अल्फा किरणें थी जो 90 डिग्री के कोण पर वापस आ जाती हैं। कुछ ऐसी अल्फा किरणें थीं जो सीधे निकल जाती हैं। तो ये प्रकीर्णन प्रयोग करने के पश्चात उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाले
निष्कर्ष क्या क्या निकाला, जिसके अंतर्गत आपको पता होता है कि जो केंद्र है ना, परमाणु का केंद्र है, जिसमें यानी कह सकते हैं कि अल्फा किरणें गई और जाने के पश्चात वापस आ जाती हैं उसी दिशा में, वो भाग जो था बहुत ही सघन था और उसी को उन्होंने नाभिक का नाम दिया और बताया कि इसमें यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संकेंद्रित होते हैं, उसी में उस छोटे से भाग में संकेंद्रित होते हैं और वो पार्ट जो होता है बहुत ही छोटा होता है। और उसके बाहर का जो क्षेत्र होता है वो विशाल क्षेत्र होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उसी को ऑर्बिट कहा जाता है, यानी कक्षा कहा जाता है, ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु नाभिक पर स्थित धनावेश के यूनिटों की संख्या के बराबर होती है। इन्होंने बताया परमाणु इस कारण से विद्युत उदासीन होते हैं, अर्थात बताया गया कि जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर की कक्षाओं में ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते रहते हैं नाभिक के चारों ओर। फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों की बात की जाए तो इन्होंने बताया कि चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा व्यय यदि करेगा, यानी कि अगर जो नाभिक के चारों ओर चक्कर करता है, और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सोलर सिस्टम का एग्जाम्पल दिया था, तो यदि इलेक्ट्रॉन परमाणु नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो उसकी कक्षा धीरे धीरे छोटी होती हुई चली जाएगी, और अर्थात वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, उसकी कक्षा छोटी होती हुई चली जाएगी। इलेक्ट्रॉन एक दिन ऐसा होगा कि उसके अपने नाभिक में गिर जाएगा और परमाणु के अस्तित्व का नाश हो जाएगा। तो आज के अंक में ही मैं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल तक की बात किया। अगले स्टेप में मैं बोर्स के एटॉमिक मॉडल की बात करूंगा और संयोजकता है और इसमें जो भी बिंदु इस टॉपिक से रिलेटेड हैं उस पर बात करूंगा, क्योंकि ये जो मॉडल्स हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, इन एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके सिलेबस में बहुत ही छोटा है, बहुत ही सामान्य चीज़ें हैं। तो छोटा सिलेबस होने के कारण बहुत छोटी यानी सामान्य जानकारियाँ ही दी गई हैं, तो इस वजह से आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको इतनी जानकारियाँ दी गई हैं। आगे मैं यानी कि बोर्स का एटॉमिक मॉडल बताऊंगा। इसके पश्चात यदि आपको कोई दिक्कत है, इसमें कोई क्वेरी है, तो आप लोग ऐसा करिए कि आप व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, आप उसमें जानकारी ले सकते हैं कि जिस क्वेश्चन के बारे में नहीं समझ में आ रहा उसको आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।